नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 29 सितंबर 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यूज़ डिस्कशन में। बहुत दिनों के बाद हम लोग का मुलाकात हो रहा है। सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल कि थोड़ा सा गैप आ गया था बीच में। आपको बताए थे कि मेंस का एग्ज़ाम चल रहा था तो मैं उसमें बिजी था। देखिए, सबसे पहले चीज़ें मैं ये डिस्कस करता हूँ इस न्यूज़पेपर डिस्कशन में कि जैसे दैनिक जागरण हम पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में बहुत सारे न्यूज़ आते हैं, लेकिन आपको अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस चीज़ों को पढ़ना चाहिए। पहला चीज़ें ये नोट करेंगे कि न्यूज़पेपर पढ़ना आपके लिए मस्ट है। ये आप ध्यान में रख लीजिए, मस्ट है, मस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इस बार का जब भी आप जो क्वेश्चन पेपर देखेंगे, खासकर जीएस पेपर 1, 2, 3, उसमें आपको एक ही चीज़ मिलेगा कि यदि आप पिछला एक साल से यदि न्यूज़पेपर को आप थ्रोली पढ़ रहे हैं तो आप आंसर आराम से कर सकते हैं, आराम से। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन को देख के ये बता रहे थे कि सर क्वेश्चन ना बहुत इजी था, ठीक है, मेंस में बहुत इजी आता है। मैं मानता हूँ मेंस का जो क्वेश्चन होता है ना इजी होता है। मेंस के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपके पास दो चीज़ें होना चाहिए। पहला चीज़ है करंट अफेयर पे आपका पकड़ होना चाहिए। पकड़ मानने की मतलब करंट अफेयर को आप न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ते रहे, ठीक है, लास्ट एक साल से आप न्यूज़पेपर को पढ़ते रहे। दूसरा चीज़ है कि आपका आंसर राइटिंग अच्छा होना चाहिए, आंसर राइटिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे चैनल पे एक वीडियो पड़ा हुआ है आंसर राइटिंग को लेके, कल मैंने वीडियो डाला था, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें हम आंसर राइटिंग चालू करने वाले हैं, ठीक है, प्रोग्राम। तो ये दोनों मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज़ें मैं बता दूँ यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को जाने। यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए ना, यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए आपको पीटी की तैयारी अच्छे से होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप आज से पीटी में लग जाओगे, ऐसा नहीं है। मेंस भी तैयार होना चाहिए। मेंस यदि आपका तैयार रहेगा फिर जाके आप पीटी निकाल सकते हैं, राइट। तो मैं यही चीज़ें बता रहा हूँ कि करंट अफेयर को आप थ्रोली पढ़ें। यदि आप हिंदी मीडियम से है तो हमारे पास एक समस्या आती है हिंदी माध्यम के स्टूडेंट को लेके। समस्या ये रहती है पहला कि वो सोचते हैं कि हिंदी में कोई न्यूज़पेपर अच्छा है ही नहीं। मानता हूँ अच्छा नहीं है, लेकिन मैं एक ही चीज़ बोलूँ, यदि आप उसके बदले द हिंदू पढ़ लेते हैं, द हिंदू पढ़ लेते हैं तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, राइट। यदि आप द हिंदू न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या किसी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तो न्यूज़पेपर पढ़ना ही है। क्योंकि जब आप सी सेट करते हो ना, आजकल के टाइम में ना सी सेट में सबसे ज़्यादा लोग फेल हो रहे हैं, ठीक है। मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि सी सेट को किस तरह से टैकल करेंगे। सी सेट में एक कंप्रीहेंशन होता है, ठीक है। उस कंप्रीहेंशन में ना क्या होता है कि बड़ा बड़ा पैराग्राफ रहता है, उसको पढ़ के एक आंसर देना होता है। तो उसमें आपकी ना रीडिंग स्पीड और रीडिंग करके आपकी समझने की क्षमता कितनी ज़्यादा है ना, उसको चेक किया जाता है, उसको जांच किया जाता है। तो इसीलिए न्यूज़पेपर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो पीटी हो, चाहे मेंस हो, चाहे सी सेट हो, या चाहे इंटरव्यू हो, इस तीनों ही स्टेज में, इस पूरे मतलब आपकी व्यक्तित्व को निखारने में ये न्यूज़पेपर बहुत ही रोल अदा करता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करने आए हैं, ठीक है, क्या करने वाले हैं। देखिए, आप रहे दैनिक जागरण की बात, उससे पहले मैं बताता हूँ। देखिए, द हिंदू हो गया या फिर इंडियन एक्सप्रेस हो गया, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, इस दोनों का न्यूज़पेपर का ना आपको बहुत सारे जगह पे मिल जाएगा कि इस न्यूज़ को पढ़ना है, इस न्यूज़ को नहीं पढ़ना है। लेकिन आपको हिंदी दैनिक जागरण का नहीं पता होता है, तो जिस कारण से आप क्या होते हो कि बहुत सारा आर्टिकल पढ़ते रह जाते हो, आपका 3 से 4 घंटा न्यूज़पेपर में चला जाता है। आप एक हफ्ते करते हो, फिर आप बोर होकर छोड़ देते हो, राइट। तो इस न्यूज़पेपर में हमारा डिस्कशन रहेगा। हम चाहेंगे कि स्टैटिक्स पोर्शन को, करंट अफेयर को आप किस तरह से लिंक करके अपने स्टडी को आगे बढ़ाएं। चलिए अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला जो आर्टिकल है वो है पीएफआई, ठीक है, पीएफआई। अभी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है कि पीएफआई जो है यह एक संगठन है, ठीक है। इस संगठन पे प्रतिबंध लगाया गया है। इस न्यूज़ को हम यहाँ पे ना एडिटोरियल में डिटेल में दिया हुआ है, इसको मैं समझाता हूँ आपको, एक सेकेंड। देखिए, ठीक है, इस पे प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है, पीएफआई। अब ये पीएफआई है क्या, सबसे पहले चीज़ें तो ये हमें सोचना है ना, क्या है यह। देखो, यह एक संगठन है। कौन सी संगठन है? इसको बोलते हैं कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट, ठीक है, ऑफ इंडिया। समझ गए, यह एक कट्टरपंथी संगठन है। मतलब कट्टरपंथी मतलब ये होता है कि रिजिड,
ठीक है, एक होता है लिबरल, एक होता है कट्टरपंथी, रिजिड। तो हम क्या है, लोग इंडिया जो है ना वो लिबरल है, मतलब कि हम धर्मनिरपेक्षता के ओर जाते हैं, ठीक है, हमारे हम सेकुलर है। लेकिन ये कट्टरपंथी क्या होता है, अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। यहाँ पे कंटेस्ट क्या है, घटना क्या हुई है, एक प्रोफेसर के द्वारा मुस्लिम वर्ग को लेके, ठीक है, कोई क्वेश्चन बनाया गया था, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बनाया गया था। जोसेफ करके प्रोफेसर का नाम है, ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन बनाया था। इस क्वेश्चन प्रश्न जो बताया था ये इस्लामिक मान्यता का अपमान माना गया, ठीक है, ये माना गया कि इस्लामिक मान्यता का अपमान हुआ। देखिए सिर्फ कंटेस्ट समझिए, अपमान माना गया। तो इसी के खिलाफ इस प्रोफेसर का हाथ काट दिया गया, कलाई कलाई को काट दिया गया। इसी के खिलाफ में ये मामला चल रही थी, और अब जाके पीएमएफ पे गृह मंत्रालय ने क्या कर दिया है, इस पे प्रतिबंध लगा दिया, 5 और नए को भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा, इसमें यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि पीएमएफ क्या है, इस पे क्यों प्रतिबंध लगाए, कभी नहीं। लेकिन ये आपको जानना जरूरी है कि पीएमएफ है क्या और इस पे क्या चीज़ें कंटेस्ट चल रही है, ठीक है। तो हम सेकुलर कंट्री होते हुए भी यदि मान लीजिए कि एक प्रोफेसर को कोई क्वेश्चन बनाने के ऊपर उनकी कलाई काट दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो स्वतंत्रता है, एक टीचर के रूप में उनकी जो व्यक्तित्व है, उनकी स्वतंत्रता है, उसको हनन किया जाता है। अब जो देश में जो भी दूसरे प्रोफेसर होंगे, वो कभी क्वेश्चन बनाएंगे तो वो सोचेंगे ना कि ऐसा ना क्वेश्चन बन जाए वो किसी धर्म के खिलाफ चला जाए तो मेरे ऊपर हनन होगा, तो कहीं ना कहीं उनकी स्वतंत्रता क्या होगी, प्रभावित होगी। और हमारा मौलिक अधिकार में, ठीक है, संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है, तो स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है वो आर्टिकल 19 में दिया गया है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट। तो इस चीज़ों को आप देखेंगे, तो ये आर्टिकल देख लिया हमने। नेक्स्ट आर्टिकल पे आइए। नेक्स्ट आर्टिकल जो है आपका वो है कि वेंकटमणि जो है, आर वेंकटमणि, वो क्या है, नए अटॉर्नी जनरल बने हैं, ठीक है, नए अटॉर्नी जनरल बने हैं। तो इससे पहले कौन थे, वेणुगोपाल थे। वेणुगोपाल का रिटायरमेंट हो गया है, वो सेवानिवृत्त हो गए हैं। अब कौन आए हैं, वेंकटरमणि आए हैं, ठीक है, जो नए क्या बनेंगे, अटॉर्नी जनरल बनेंगे। अटॉर्नी जनरल कौन होता है, देखिए अटॉर्नी जनरल जो होता है ना वो सुप्रीम कोर्ट में और न्यायिक प्रणाली में उस सरकार का, ठीक है, केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है, प्रतिनिधित्व करती है। तो वो क्या करती है कि कानून के मामले में उनके पास प्रावधान होता है। अब आपके पास एक चीज़ें मैं बताता हूँ, इसको अपना स्टैटिक पोर्शन से कैसे लिंक करेंगे। आज आपको ये जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। एक मिनट पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखेंगे कि पॉलिटी का बुक होता है, ठीक है, पॉलिटी का बुक, उसमें लक्ष्मीकांत आप पढ़ेंगे। लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत के अंदर चैप्टर में जाएंगे जिसके अंदर आपको अटॉर्नी जनरल के बारे में लिखा होगा। इस अटॉर्नी जनरल में आपको क्या क्या देखना है ये समझ लीजिए। पहला, किस आर्टिकल के थ्रू होता है, अनुच्छेद। उसके बाद देखना है इनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है, कार्यकाल कितना दिनों का होता है, इनकी कार्य क्या होती है, ठीक है, कार्य। तो ये सारे चीज़ों को आपको इसमें देखना है। ये आपको कहाँ पे मिल जाएगा, लक्ष्मीकांत के अंदर 2 से 3 पेज में दिया हुआ है। और इसके ऊपर, और यूपीएससी इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन पूछ चुकी है, ठीक है, याद रखेंगे यूपीएससी इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो इसीलिए आप देख लेंगे, इसको पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि ठीक है, अब जो है कि लेफ्टिनेंट जो है, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौधरी कौन बनेंगे, सीडीएस ऑफिसर, ठीक है, अगला सीडीएस ऑफिसर कौन बनेंगे, अनिल चौहान बनेंगे। यूपीएससी कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कौन अगला सीडीएस है, लेकिन यूपीएससी ये क्वेश्चन जरूर आपसे पूछ लेगा कि सीडीएस ऑफिसर कब बना, क्या बना। तो इसके बारे में क्या करेंगे, आपको गूगल कर लेना है, गूगल करके यहाँ पे लास्ट में लिख देना यूपीएससी, ठीक है, और इसको आपको सर्च कर लेना है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा पढ़ना है। इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर पूरा भी आर्टिकल नहीं पढ़ना। हाँ, इस पेज के अंदर देखना है कि एक चीज़ें है कि देखिए, गरीबों को दिसंबर तक मिलता रहेगा मुफ्त राशन। एक्चुअली क्या हुआ था, जब कोविड-19 आया था ना, तो हमारे देश में लॉकडाउन हुआ था। तो लॉकडाउन होने से केंद्र सरकार ने फ्री अनाज देने का, ठीक है, फ्री राशन देने का प्रावधान किया। तो ये किस, एक्चुअली आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, योजना, किस योजना के तहत दिया जा रहा है।
तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है। अब ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो राशन मिलता था उसको फिर 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो मतलब कि अब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये दिसंबर तक अब ये मिलता रहेगा, ठीक है। तो आपको यही जानना है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना क्या है। इसमें क्या है, 5 kg राशन मिलता है, ठीक है। और ये कब से चला आ रहा है, ये लॉकडाउन के संकट से देश में चलाया गया था अप्रैल से, ये अप्रैल से अभी तक ये चल रहा है, राइट। देखिए, और नेक्स्ट आर्टिकल ये है कि हमारी जो प्रधानमंत्री है और उनके अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की समिति की बैठक हुई थी। इस समिति के बैठक में एक चीज़ सामने निकल के आया कि नई दिल्ली समेत, ठीक है, 3 देश के जो प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन है उसको आधुनिक बनाया जाएगा, ठीक है। तो जितने वर्ल्ड क्लास जो जितने भी स्टेशन है ना, उसके संदर्भ में भी इसको बनाया जाएगा। तो इस चीज़ों को आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, राइट। क्योंकि हमारे यहाँ पे यदि इंफ्रास्ट्रक्चर यदि अच्छा होता है तो हमारे देश में क्या होगा, विकास होगा, विकास होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इसमें देख लीजिएगा कि किसान ड्रोन, ठीक है। जो ड्रोन आने से क्या हो रहा है कि किसानों को लाभ मिल रहा है। तो आपको यही चीज़ें दिखना है कि किसान ड्रोन आने से क्या लाभ हुआ है, लाभ आपको लिख लेना है, ठीक है। ये पेपर 3 जो है ना, जीएस पेपर 3 हमारा, उसमें ना किसान, आप देखेंगे लास्ट में एक टॉपिक लिखा हुआ है एग्रीकल्चर के अंदर, कृषि के अंदर, कि ई टेक्नोलॉजी, ठीक है, ई टेक्नोलॉजी, ई प्रौद्योगिकी किसान को किस तरह से मदद कर रहा है, किसान को किस तरह से मदद कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको हर वक्त पता होना चाहिए कि आपकी जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको क्या लिंक हो रही है, ठीक है, आपकी कितनी टॉपिक लिंक हो रहा है और कहाँ से ये लिंक होकर हम पढ़ेंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, ये पॉलिटिक्स वाला है, इसको हम इग्नोर करके चलेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल एक है कि देखिए, ये अभी ना एक कोर्ट में मामला गया था, ठीक है। वो कोर्ट में मामला ये गया था कि तलाक को लेके। तो इसमें कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि देखिए, पति का कर्तव्य है कि पत्नी और बच्चे का जो पोषण है, ठीक है, उनका रहने सहने के लिए जो भी चीज़ें है, यह किसको भरना पड़ेगा, पति को भरना पड़ेगा। किस आर्टिकल के तहत बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि आर्टिकल 142, आपको इसकी भरपाई आपको देना पड़ेगा, ठीक है। आप ये चाहोगे कि तलाक होकर हम अलग हो जाए, ऐसा नहीं होगा, आपको इनकी पूरी खर्चा देनी पड़ेगी। तो ये आर्टिकल है, सिंपल सा। आप कभी जब सोसाइटी का क्वेश्चन लिखेंगे ना तो उसमें कोट कर सकते हैं, महिला जो सशक्तिकरण है, महिला के ऊपर जो होता है, सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, कोर्ट के द्वारा क्या किया जा रहा है, तो इस चीज़ों को आप उस पर कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल ये है कि ये चीज़ें देखेंगे कि देखिए, घरेलू पर्यटन में सबसे जो पसंदीदा जगहों में से ताजमहल फिर से अपना स्थान बना पाया है। तो यूनेस्को के विश्व धरोहर में ताजमहल शामिल है, ठीक है। और 10 जो स्थान है, स्थल है, उसमें से ताजमहल भी उसमें से धरोहर में शामिल है, ठीक है। तो आप ये एग्जांपल दे सकते हैं कि पर्यटन किस तरह से विकास का एक मार्ग बन सकता है, राइट। और पर्यटन को आपको ये देखना है कि पर्यटन आर्थिक विकास में क्या योगदान देता है, इसको आपको सर्च कर लेना है। आर्थिक विकास में योगदान क्या है, ठीक है। मैं आपके दिमाग में ना क्वेश्चन पुट किया करूँगा, आप इसको खोजने का कोशिश करना। ये आर्टिकल हमने डिस्कस कर ही लिया। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट आर्टिकल ये आर्टिकल है, ये जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस पार्ट से आता है, ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस में अभी क्या हुआ है, राष्ट्रीय सामाजिक खरीद पोर्टल, ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम स्थल के स्थानीय व्यापारियों और उद्यमियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। मतलब ये है कि स्थानीय जो छोटे छोटे उद्योग है उसको इस पोर्टल के तहत जोड़ा जाएगा, जिससे कि लोग क्या हो, सीधा सीधा यहाँ पे जुड़ के उनके साथ चीज़ों को खरीद सके, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ई गवर्नेंस का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ये वाला देख लीजिएगा। ये आर्टिकल एक्चुअली क्या है कि सामान्य वर्ग के से जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग थे उनको संविधान में 103 संविधान संशोधन के तहत 2019 में आरक्षण दिया गया था 10% का, ठीक है। इसी को लेके कोर्ट में मामला गया है और संवैधानिकता पे प्रश्न उठी है, क्योंकि कोर्ट ने 50% का एक बॉन्ड रखा था कि 50% से आरक्षण आप ज़्यादा नहीं दे सकते। लेकिन ये
अब ये जो 50% है, जब ये इनको EWS वाले को दे दिया जाता है तो ये 50% ख़त्म हो जाता है, ठीक है, ये उससे ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए इस पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इसको देख लीजिएगा। देखिए आने वाले समय में प्राकृतिक गैस में 50% की वृद्धि होगी। इसका कारण आपको पता ही होगा कि रसिया और यूक्रेन के बीच में अभी भी वॉर चल ही रहा है, शांति नहीं हुआ है, और ख़ासकर वो जो क्षेत्र है सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस जो आता है वहीं से आता है। तो इस तरह से इसमें केंद्र सरकार सोच रही है, तो इसको देख लीजिएगा। तीसरा आर्टिकल देख लीजिएगा। 5 वर्षों में जो बैंकों के जो कर्ज है ना वो और ज़्यादा फंसे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, बैंक का एनपीए बढ़ा है। एनपीए, ठीक है, एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बैंक का ऐसा संपत्ति जो परफॉर्म नहीं कर रहा है। वो क्या होता है कि मान लीजिए बैंक ने किसी व्यक्ति को लोन दिया, ठीक है, अब वो व्यक्ति यदि 90 दिनों तक कोई ईएमआई और कोई पैसा जमा नहीं किया गया तो बैंक मानता है कि वो पैसा जो है वो उस अमाउंट को वो एनपीए मान लेती है, ठीक है। तो एनपीए के तहत ही एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है, वो आता है बैड बैंक, ठीक है। ये आप लोगों को सर्च करना है, जो मैं कीवर्ड दिया कर रहा हूँ। तो बैड बैंक, बैड बैंक क्या होता है, एनपीओ को वसूली करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया है कि बैड बैंक। जैसे पहले होता था ना, जो जमींदार होता था उसके पैसा किसी से वसूलना होता था, तो 4-5 क्या होते थे, वसूलने वाले वफादार होते थे, डंडा लेके जाते थे उनके पास, उनसे मारपीट करके पैसा छीनते थे, तुम नहीं दोगे तो अपना ज़मीन दे दो, ऐसे करके। तो ये बैड बैंक का कॉन्सेप्ट लाइक डेट वैसे ही है, ठीक है। तो इस चीज़ों को आपको देख लेना है। एक्चुअली ये भट्टाचार्य जी जो है ये एसबीआई का कौन है, चेयरपर्सन है, ठीक है, चेयरमैन है। ये बता रहे हैं कि सरकारी बैंकों को और ज़्यादा आपको क्या नहीं करना है, सरकारी बैंकों को ज़रूरत नहीं है देश में। तो ये प्राइवेट के लिए बोल रहे हैं कि सरकारी बैंक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम ही हो, लेकिन उसमें ज़्यादा चीज़ें निकल के सामने आए, ठीक है। ये आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल ये देख लीजिएगा। भारत और चीन के बीच में संबंध को लेके, सॉरी अमेरिका, भारत और अमेरिका के बीच में संबंध को लेके, क्योंकि हमारा जो विदेश मंत्री है अभी कहाँ पे गए हैं, अमेरिका के दौरे पे गए। आपके लिए एक की पॉइंट है कि आपको जापान का मैप देख के आना है। क्यों जापान का मैप देख के आना है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री अभी वहाँ जापान गए हैं, तो जापान का मैप आपको देखना है, और कल हम जापान का मैप बताएंगे कि जापान में क्या क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ये नहीं है, ये नहीं है। देखिए ना, ये आर्टिकल जो है ना, इसको थोड़ा सा मैं नहीं देखा था, इसको देखिए। एक्चुअली देखिए क्या है कि ईरान में हिजाब पहनने पे भी रोक लगाने की बात चल रही है, हिजाब वाला इशू चल रहा है। एक्चुअली ये ना इसराइल से सामने आई थी, ठीक है, ये ईरान इराक में भी आ गया। तो हमारे यहाँ पे हिजाब को लेके क्या चल रही थी, प्रो हिजाब मूवमेंट चल रहा था, लेकिन अब जो इस्लामिक कंट्री है उस कंट्री में भी हिजाब को लेके क्या चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है। आप देख सकते हैं इटली में भी। तो पूरे विश्व लेवल पे हिजाब को लेके प्रॉब्लम चल रहा है, उसको लेके एंटी हिजाब मूवमेंट चलाया जा रहा है। तो इस चीज़ों को आप समझेंगे कि महिला किस तरह से सामने अपने अधिकार से लड़ने के लिए रोड सड़क पे आ चुके हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल आप देख लेंगे। इस आर्टिकल में इतना ही, आज के आर्टिकल में इतना ही था। यदि आप आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे में वीडियो दिया हुआ है, ठीक है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आप जितना जल्दी हो सके आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ जाइए, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।